दोस्तों, ये कहानी है मेरी मासूम मोहब्बत की पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। रणधीर जी उस 17 साल की लड़की की समझदारी देखकर बहुत हैरान थे। जो समझदारी ये बच्ची दिखा रही है वो तो उनकी पत्नी को दिखानी चाहिए थी, लेकिन इतने सालों की शादी में आज तक बबीता जी ने कभी समझदारी दिखाई ही कहाँ थी। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बहुत दुखी स्वर में बोले, नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। जो कुछ भी तुम्हारी आंटी ने अभी अभी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी आंटी बस थोड़ी जबान के तेज हैं और वह थोड़ी सी जिद्दी भी हैं, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा तो वह समझ जाएगी। वसुंधरा भी बड़ी ही मासूमियत से बोली, पहली बात तो यह अंकल की आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े अपने बच्चों से माफ़ी मांगे या तो बच्चों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और बात वो है कि नहीं अंकल जी, बात सिर्फ इतनी है कि आप हमारी वजह से अपने घर की शांति क्यों भंग कर रहे हैं। हम दोनों का आपसे कोई रिश्ता नहीं है और हम दोनों तो आप लोगों के लिए अजनबी हैं। लेकिन आंटी जी, वो तो आपकी पत्नी है, जन्म जन्म का रिश्ता आप दोनों का। अगर वह रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं समझ पा रही हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी का साथ देने की और साथ में उनकी हर बात का मान रखने की। ऐसे में हमारी वजह से अगर ये रिश्ता खराब होता या आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव होता है तो यह हम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रणधीर जी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए, ये क्या कह रही हो तुम, ये कैसे बातें कर रही हो बेटा। पहली बात ये कि तुम दोनों मेरे लिए अजनबी नहीं हो। तुम्हारी बात सही है कि बबीता मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम दोनों भी मेरी जिम्मेदारी हो। सुमित्रा सिर्फ कहने भर के लिए मेरी बहन नहीं थी, बल्कि मैंने उसे दिल से अपनी बहन माना था और उसने भी मुझे दिल से ही अपना भाई माना था। इसलिए तो उसने अपने अंतिम समय में इतने दुख की घड़ी में अपने सगी भाई को बुलाने की बजाय, उस पर भरोसा दिखाने की बजाय मुझे बुलाना सही समझा। मुझ पर भरोसा दिखाया तो मैं कैसे उसका भरोसा तोड़ दूं। वसुंधरा रणधीर जी से बोली, मैं उनका भरोसा तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ अंकल, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप आंटी जी का साथ इस तरह से मत छोड़िए और ना ही उन्हें सबकी नज़रों में गुनहगार साबित कीजिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम दोनों इस घर में ना रहें। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि हम दोनों बहनों का कहीं और रहने का इंतज़ाम करवा दीजिए, किसी हॉस्टल वगैरह में हम दोनों वहीं रह लेंगे और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और रही हमारे खर्चे की बात, तो हम ट्यूशन वगैरह करके अपना खर्च भी निकाल लेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। मम्मी पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत सेविंग तो की है, जिससे मैं सुहानी और अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा आराम से निकाल सकती हूँ। और बाकी के खर्चे हम दोनों छोटे मोटे जॉब करके निकाल लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप हमारी वजह से, इस बार रणधीर जी हल्की नाराज़गी से बोले तो वसुंधरा चुप हो गई और खामोश होकर उनकी बात सुनने लगी। रणधीर जी, वाह बेटा जी, कितनी बढ़िया बात कही है आपने। तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को इस तरह से बीच राह में छोड़ दूं, लेकिन कभी सोचा है कि मैं ऐसा कैसे कर दूं? कैसे अपनी मरी हुई बहन को दिया हुआ वचन भूल जाऊं? कैसे तुम जैसी मासूम लड़कियों को इस दुनिया के सामने छोड़ दूं? बेटा, तुम नहीं जानती कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। यहाँ पर आसरा देने वाले कम और फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। कदम कदम लोग इस ताक में बैठे रहते हैं कि उन्हें मौका मिले और कब किसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। वसुंधरा रणधीर जी से आगे कुछ कहती उससे पहले ही शारदा जी बीच में कहती हैं, वसुंधरा बेटा, इस बारे में बहुत बहस हो चुकी है और अब आगे इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं होगी। इसलिए अब आप हमारी बात सुनिए। इस घर में बड़े हम हैं और इस घर के सारे फैसले हम लेते हैं, इसलिए तुम्हें इस घर के सदस्यों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमें हमारी घर की बहू को कैसे संभालना है और उसे कैसे समझाना है यह हम बखूबी जानते हैं। तो तुम्हें बबीता के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे बेटे ने तुम्हारी मरती हुई माँ को वचन दिया है और अपने बेटे के वचन की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग राजपूत हैं और वचन के लिए तो हम जान दे सकते हैं। तो फिर हम तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन कैसे टूटने दें। इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और यहीं रहोगी इसी घर में। ये हमारा अंतिम फैसला है और अब हम इस बात पर कोई बहस नहीं चाहते हैं। तुम हमें बहुत समझदार लगती हो तो हम तुमसे ये उम्मीद कर सकते हैं ना कि तुम हमारी बात का मान रखोगी। अब वसुंधरा के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह शांत हो गई। इधर शारदा जी ने घर की नौकरानी को बुलाकर उन दोनों के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहा और उन दोनों के लिए कमरा रेडी करने के लिए भी। शारदा जी ने राधिका जी को इशारा किया तो राधिका जी उन दोनों को लेकर एक कमरे में चली गई और उन दोनों को नहा धोकर फ्रेश होने के लिए कहा। उसके बाद वह उन दोनों को उसी कमरे में छोड़कर बाहर हॉल में आ गई, जहाँ पर अभी भी सब लोग गहन चिंतन में थे। इधर बबीता जी के कमरे में बबीता जी अपने कमरे में तेज तेज टहल रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। उनका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रजनी बेड पर बैठी हुई बहुत देर से उन्हें इस तरह से घूमते हुए देख रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह खड़ी हुई और ज़ोर से चिल्ला कर बोली, भाभी या आप क्या कर रही हैं? क्या आपकी इस तरह से घूमने से सारी परेशानियां हल हो जाएंगी? बबीता जी रजनी के पास आई और उनके पास खड़े होते हुए गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो रजनी? जो इस घर में हो रहा है वो होने दो। रजनी तुम तो जानती हो ना उस गांव और उस सुमित्रा की वजह से मेरे साथ क्या हुआ था। तो फिर मैं उन लड़कियों को अपने घर में कैसे रहने दूं? इस घर के लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया है, जो इतनी मनहूसियत को अपने घर में लाना चाहते हैं। अरे जो लड़कियां मेरी खुशियां निगल गई, जिनकी माँ के इस घर के बेटे की खुशियां निगल गई, ये लोग उन्हीं लड़कियों को एक बार फिर से इस घर में रखना चाहते हैं। रजनी तुम समझ नहीं रही हो, अगर ये लड़कियां एक घर में रह गई तो ना जाने और कौन कौन सी तबाही हमें देखने को मिलेगी। उनकी तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती और हमारे घर के लोग उन्हें इस घर में पनाह देने की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं? रजनी बबीता जी को शांत करते हुए कहती है, भाभी पहले तो आप खुद को शांत रखिए, क्योंकि होना तो वही है जो इस घर के बड़े चाहते हैं। आज तक इन लोगों ने अपने आगे हमारी बात मानी है, जो आज मानेंगे। तो आप क्यों इतना सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? बबीता जी कहना बहुत आसान है रजनी, लेकिन मैं इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ सकती। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब की बार जो इस घर के लोग करना चाह रहे हैं वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन दोनों लड़कियों को तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। या तो वो लड़कियां इस घर में रहेंगी या फिर मैं। और अगर माँ ने उन लड़कियों को इस घर में रखने के लिए कहा तो मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊंगी। रजनी जी आप इस घर को क्यों छोड़कर जाएंगी भाभी? अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो वो दोनों लड़कियां। लेकिन पहले तो आप अपना गुस्सा शांत रखिए। बबीता जी क्यों शांत करूं मैं खुद को, और कैसे शांत करूं? रजनी जी अपने मन की बात बबीता जी के सामने जाहिर करते हुए कहती हैं, क्योंकि गुस्से में बातें सिर्फ बिगड़ती हैं भाभी। पहले खुद को शांत रखिए और शांत रखकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि उन दोनों को इस घर से कैसे निकालना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से गुस्सा करती रहेंगी तो वो लड़कियां इस घर से कभी नहीं जाएंगी। बबीता जी ने अपने माथे पर हाथ रखा और बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रजनी की मैं क्या करूं? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ना जाने ये लड़कियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी। रजनी जी एक शातिर
मुस्कुराहट देते हुए कहती है, आप कहे तो मैं एक आइडिया दूं भाभी। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वो लड़कियां घर के बाहर भी होंगी और आप पर उंगली तक नहीं उठेंगी। मेरे पास आपकी परेशानी का हल है, कहकर रजनी जी इतराते हुए कहती है। बबीता जी उन्हें घूरते हुए बोली, तो तुम किस बात का इंतजार कर रही हो रजनी? जल्दी बताओ कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रजनी जी बबीता जी के करीब आकर उनके कान में कुछ कहती हैं तो बबीता जी के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। अब तक जिस चेहरे पर परेशानी झलक रही थी उस पर एक बार फिर से घमंड के भाव आ जाते हैं और वह रजनी जी हाथ में अपने हाथों में लेते हुए रजनी जी से कहती हैं, इस घर में अगर कोई मुझे अच्छे से समझता है तो वह तुम हो रजनी। रिश्ते में तो तुम मेरी देवरानी हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम बिना कहे मेरी हर प्रॉब्लम को समझ जाती हो और फिर मुझे उन प्रॉब्लम से निकलने का सही रास्ता भी दिखाती हो। तुमने जो उपाय बताया है वह बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखती हूँ मैं कि कैसे वो दोनों लड़कियाँ इस घर में रुकती हैं। कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में सबके पास आ जाती है। रजनी जी भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि अब वह दोनों को जो सोच कर आई थी उसे उन्हें अच्छे से अंजाम देना था। और उन दोनों के चेहरे पर यह मुस्कुराहट शायद इसलिए थी क्योंकि अब वह अपने अगले वार्ड से उन दोनों लड़कियों को पल में ही घर से बाहर निकालने वाली थी। और वहीं सब लोग उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी बबीता जी जिस तरह का बर्ताव कर रही थी और यहाँ से जितने गुस्से में उठकर गई थी, उसके बाद उनका यूँ मुस्कुराना किसी और बात की तरफ इशारा कर रहा था। सब लोग उन दोनों के चेहरे को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि अब वह दोनों कौन सा नया बम फोड़ने वाले हैं। बबीता जी शारदा जी के पास आई और अपनी बातों में चाशनी से लपेटते हुए बोली, देखिए माँ जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना मुझे इस घर के लोगों ने मिलकर बना दिया है, खास करके मेरे पति ने। यह कहकर वह रणधीर जी की तरफ देखती है तो रणधीर जी भी घूरकर उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन फिर वह रणधीर जी को इग्नोर करते हुए शारदा जी से कहती है, मैं तो हमेशा से जो भी कहती हूँ वह हर किसी को गलत ही लगता है। माना कि मेरे शब्द हमेशा सबको चुभते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि मैं हमेशा ही गलत हूँ। आप ही बताइए कि जो हादसा मेरे साथ हुआ सुमित्रा और उसकी बच्ची के वजह से मैंने जो खोया, उसके बाद मुझे उस गांव और उस गांव के लोगों से जरा सा भी लगाव, प्यार या सहानुभूति होनी चाहिए, नहीं ना? सब लोग बबीता जी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और यह भी समझ गए थे कि बबीता जी के इस तरह से बात करने के पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, वरना जो औरत कभी सीधे मुँह किसी से बात ना करती हो और जिन लोगों से इतनी नफ़रत करती हो कि उनकी शक्ल भी ना देखनी चाहती हो, अब उनके बारे में बात करने आई है। इसका मतलब कि उनके मन में ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। राम जी लाल जी वैसे ही सारी बातों को लेकर काफ़ी परेशान थे। अब वह नहीं चाहते थे कि बबीता जी घुमा फिरा कर बात को काफ़ी लंबा चौड़ा करें, इसलिए वह बात को यही ख़त्म करने के लिए बबीता जी से कहते हैं, बबीता बहू, तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, हम लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुम्हें यूँ भूमिका बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। बबीता जी को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना मुंह बना लिया और रजनी जी की तरफ देखा तो रजनी जी ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो बबीता जी ने एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को अपने अंदर ही दबाते हुए उनसे बोली, पापा जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप उन दोनों लड़कियों को घर में रखना चाहते हैं तो बेशक रख सकते हैं। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं और
मुंह खोलकर बबीता जी को देखने लगते हैं। सब लोगों को लगता है कि जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया है। बबीता जी जब उन सबके हैरान चेहरे को देखती हैं तो उन्हें मन ही मन हंसी आ जाती है और फिर वह उन सबको इग्नोर करते हुए फिर से कहती हैं, आप सब लोग ऐसे हैरान होकर मुझे मत देखिए। मैं वही कह रही हूँ जो आप लोगों ने सुना है। मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर वो लड़कियाँ इस घर में रहती हैं, लेकिन आप लोग एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि क्या उन दोनों लड़कियों को एक घर में रखना सही होगा। रणधीर जी जानते थे कि बबीता जी इतनी आसानी से तो इस बात को मानने वाली नहीं है। वह जरूर उनके इस प्रस्ताव को तोड़ निकाल कर लाई हैं, तभी तो इतने प्यार से सबको समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो उनकी बात सुनकर उसके माथे में बल पड़ गए और वह बबीता जी से थोड़ी सी सख्त आवाज़ में बोले, बबीता तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि जहाँ तक हम तुम्हें जानते हैं तुम इतनी आसानी से तो इस बात में अपनी स्वीकृति नहीं दे सकती हो। जरूर तुम्हारे मन में कोई और बात है। बबीता जी ने एक नज़र गुस्से से रणधीर जी को देखा और उनसे बोली, अगर आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं ना रणधीर, तो आप इन लड़कियों को यहाँ नहीं लाते। और जब आप इन्हें ला ही चुके हैं और मैं आपके फैसले में आपकी रजामंदी दे रही हूँ, तभी आपको परेशानी है। जानते हैं इसका मतलब क्या है रणधीर, कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्शन ही उठाना है। आप मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरी ही सही हूँ, मुझे आपकी नज़रों में अच्छा बनना ही नहीं है। रणधीर जी बबीता जी को कुछ कहने वाले होते हैं तो रामजी लाल जी रणधीर जी को रोकते हुए कहते हैं, रणधीर या तो तुम बबीता से बात कर लो या फिर हमें करने दो। हम अपने घर के हर सदस्य को बराबर का दर्जा देते हैं, इसलिए जैसे हमने पूरी बात तुम्हारी सुनी है वैसे ही बबीता की भी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद फैसला वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। इसलिए अब तुम शांत होकर बैठो। ये सुनकर बबीता जी अपने ओंठों पर एक विजयी मुस्कुराहट सजाते हुए उन पर से अपनी नज़रें हटाती हैं और शारदा जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, माँ जी, पापा जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में 3 जवान लड़के हैं, ऐसे में 2 जवान लड़कियों का अपने घर में रहना क्या ठीक होगा? अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज क्या कहेगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोग तो हम पर और हमारे बेटों पर भी उंगलियां उठाएंगे ना, कि हमने सब कुछ जानते बूझते भी इन लड़कियों को अपने घर में रखा, जबकि हम पहले से जानते थे कि हमारे घर में जवान लड़के हैं। और फिर हमारे समाज में जब भी कहीं ऐसा होता है तो लड़कों का तो कोई भी दोष नहीं निकलता। ऐसे मामलों में सब लोग लड़कियों के चरित्र पर ही उंगली उठाते हैं, उन्हें ही गलत ठहराते हैं, उनके माता पिता पर ही छींटाकशी करते हैं। और फिर सुमित्रा के साथ क्या हुआ था, इस सब बातों से हम लोग अनजान नहीं हैं। तो कल को लोग तो यही कहेंगे ना कि जैसी माँ वैसी ही बेटियाँ। तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा जब कल को सुमित्रा की बेटियों पर कोई उंगली उठाएगा? सुमित्रा हमारी परवरिश को गालियाँ देगा। रणधीर जी बबीता जी की बातों से तब कर रह जाते हैं और वह उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें इन दोनों के बारे में इतना भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बबीता, अभी मैं जिंदा हूँ और आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं इस बात की भी चिंता तुम मत करो, क्योंकि पहली बात तो यह कि ऐसा कुछ नहीं होगा ही नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं सब संभाल लूँगा। ये दोनों इस घर में मेरी बेटियां की तरह रहेंगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई उन पर उंगलियां उठा सके। रणधीर जी को बबीता जी पर यूँ चिल्लाते देखकर रजनी जी को बहुत बुरा लगता है, तो वो बबीता जी का साथ देते हुए कहती हैं, भाई साहब, आप भाभी पर इस तरह से चिल्लाकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। माँ जी और बाबूजी ने कहा ना कि हमारे घर में हर किसी को अपनी राय रखने की इजाज़त है, तो फिर भाभी को क्यों नहीं है?
मैं जानती हूँ कि मेरा बोलना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, और सच कहूँ तो मैं भी आप लोगों के बीच में कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज जिस तरह से आप भाभी के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई साहब, आप तो बहुत समझदार हैं, तो आप भाभी की बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आज तक कभी किसी के फैसले में टांग नहीं अड़ाई है और ना ही कभी किसी को कुछ कहा है, लेकिन फिर भी आज एक बात कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी के काम शैतान के होते हैं। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं जानती हूँ कि भाभी का मिजाज थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह हमेशा गलत ही बात कहती हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखिए, भाभी की बात गलत नहीं है। वह एक औरत होने के नाते बिल्कुल सही बात कह रही हैं। रणधीर जी कुछ कहने वाले होते हैं, उससे पहले शारदा जी कहती हैं, बबीता और रजनी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। मैं उन दोनों की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि उन दोनों की बात कहीं से भी गलत नहीं लग रही है। रणधीर जी शारदा जी को रोकते हुए कहते हैं, माँ, यह आप कह रही हैं? क्या आप इन दोनों का स्वभाव नहीं जानती, या फिर यह नहीं जानती कि यह जो बातें कहती हैं वह सिर्फ अपने मतलब को सीधा करने के लिए कहती हैं? शारदा जी रणधीर जी को समझाते हुए कहती हैं, वह जब गलत होती हैं तब हम उन्हें गलत कहते हैं रणधीर, लेकिन आज वह गलत नहीं कह रही हैं। उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, इसलिए हम उन दोनों लड़कियों को ऐसे अपने घर में नहीं रख सकते। सुधीर जी हैरान होते हुए कहते हैं, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आप भी उन दोनों लड़कियों को इस घर में नहीं रखने देना चाहती हैं? भाभी और रजनी ये बातें कह रही थी तो उनका तो समझ आ रहा था, लेकिन अब आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी ना। रामजीलाल जी अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपने बेटों से कहते हैं, रणधीर, सुधीर, तुम दोनों को आज इस तरह बातें करता देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि मेरे बेटे कभी गलत का साथ नहीं देते। मेरे बेटे सही का साथ देने के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो जाना चाहते हैं। लेकिन बेटा, जैसे हमें तुम पर भरोसा है, ऐसे ही तुम भी हम लोगों पर भरोसा रखो और ख़ुद को शांत रखो और उसकी बात पर ध्यान से सुनो। वह तुम्हारी माँ है, वो बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी नहीं कहती हैं। ज़रूर उसके दिमाग में कोई सही रास्ता आया होगा उन दोनों लड़कियों को यहाँ रखने का, जिससे बबीता बहू और रजनी बहू के मन में आया हुआ डर भी निकल जाए और वह लड़कियाँ इस घर में सुरक्षित और पाक तरीके से भी रह सकें। राम जी लाल जी की बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और शारदा जी की बात सुनने लगते हैं। शारदा जी अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, देखो बेटा, मैं बबीता की बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि कल को आने वाले समय में क्या हो और क्या नहीं यह हमारे हाथों में नहीं है। मुझे अपने पोतों के संस्कारों पर और उनके चरित्र पर पूरा भरोसा, लेकिन आजकल की हवा ही कुछ ऐसी है कि कब किसकी बुद्धि फ्रेश हो जाए कहा नहीं जा सकता। कल को मेरे पोतों पर उन लड़कियों की वजह से या फिर उन लड़कियों पर मेरे पोतों की वजह से कोई भी उंगली उठे या मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन आज के हालात देखते हुए उन लड़कियों को हम लोग बेसहारा भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ और पिताजी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लड़कियों की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाएं और साथ ही साथ उनके मान सम्मान की भी रक्षा करें। बबीता जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे शारदा जी उनके मन की बात ही कहेंगी, लेकिन जैसे जैसे वह उनकी बात सुनती जा रही थी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होती जा रही थी और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी, क्योंकि उनकी चाल पर उन पर उल्टी पड़ चुकी थी। शारदा जी अपने मन की बात को सबके सामने रखते हुए बोली, संस्कार इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और उसकी शादी की उम्र भी हो रही है और हम वसुंधरा को इस घर में रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जो हम उसे इस घर में रख सकें।
ऐसे में अगर हम संस्कार की शादी वसुंधरा से कर दें तो उन दोनों का एक जायज़ रिश्ता भी हो जाएगा और वसुंधरा को इस घर में रहने का अधिकार भी मिल जाएगा। वह सारी दुनिया की नज़रों में संस्कार की पत्नी बन जाएगी। तो उसके बाद इस समाज और हमारे रिश्तेदारों का मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कोई भी हम पर या हमारे बच्चों पर एक उंगली तक नहीं उठा सकेगा। और फिर बात रही सुहानी की, तो जब वसुंधरा शादी के बाद यहाँ रहेगी तो उसकी छोटी बहन तो उसके साथ रह ही सकती है और ऐसा करने से ना तो उन दोनों के चरित्र पर भी कोई उंगली उठेगी और ना ही मेरे पोतों के चरित्र पर। उनकी यह बात सुनते ही रजनी जी और बबीता जी पर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। एक पल के लिए उन दोनों को लगा जैसे उनकी तो सांसें ही रुक गई हैं। साथ ही बबीता जी को रजनी जी के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया और खुद पर भी। क्यों क्यों उन्होंने रजनी जी की बात छेड़ी। बबीता जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और वह गुस्से से खड़ी होती हुई बोली, माँ जी, आप जानती भी हैं कि क्या बात कह रही हैं? कहाँ मेरा बेटा और कहाँ वो गांव की गवार? उन दोनों का क्या मुकाबला है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं उन लड़कियों की शक्ल भी तो देखना, क्या उनका नाम भी अपने घर में लेना नहीं चाहती हूँ। फिर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। कहाँ तो मैं उन लड़कियों को इस घर से दूर भेजना चाहती हूँ और कहाँ आप उन लड़की को मेरे घर बेटे की ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना चाह रही हैं। मैं उनकी परछाई भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस रिश्ते को कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह शादी कभी नहीं होगी। ना जाने आपके दिल और दिमाग में यह ख्याल आ भी कैसे गया। मैं उन जैसी लड़कियों को इस घर की नौकरानी भी ना बनाऊं और आप उन्हें इस बात की बहू बनाने की बात कर रही हैं। कहाँ मेरा हीरे जैसा बेटा और कहाँ ये धोबी की घाट की कंकरी? भला कोई मेल है इन दोनों का? राम जी लाल जी से बबीता जी का यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उन पर गुस्सा करते हुए बोले, बबीता बहू, अपनी जुबान पर काबू रखो और मर्यादा में रहो। मर्यादा की जो लकीर तुम पार कर रही हो, अगर हमने वो लकीर पार कर दी तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही तुम वह बर्दाश्त कर पाओगी। बबीता जी एक बार फिर से बिफरते हुए बोली, मुझे भी मेरी मर्यादा को पार करने पर मजबूर किया जा रहा है बाबूजी, वरना आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी इस तरह से बात नहीं करती हूँ। मुझे भी मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं और मुझे भी बड़ों का सम्मान करना आता है, लेकिन जब बड़े ही अपने झूठे मान सम्मान के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ाने लग जाएं तो फिर बच्चों को आवाज़ उठानी ही पड़ती है। यह बात उन्होंने शारदा जी को देखते हुए कही थी। आज तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम कहाँ खड़ी हो और क्या कह रही हो। तुम जिससे बात कर रही हो वह तुम्हारे सास और इस घर की मालकिन है। जितना अधिकार तुम्हारा तुम्हारे बेटों पर है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार मेरी पत्नी का अपने पोतों पर है और उन्हें पूरा अधिकार है उनके जीवन का कोई भी फैसला लेने का। अगर तुम्हें हमारे फैसले पर कोई आपत्ति है तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। राम जी लाल जी इस बार अपनी रौबदार आवाज़ में गरजते हुए बोले और उन्होंने तो जैसे फैसला ही सुना दिया था। अब तो बबीता जी के कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बबीता जी समझ गई थी कि अब उन दोनों से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो रणधीर जी के पास आती है और उनके हाथ को पकड़ के बेचैनी से कहती हैं, आपको समझ आ रहा है कि माँ जी क्या कह रही हैं? वो उस लड़की की शादी हमारे बेटे से करना चाहती हैं, संस्कार से करना चाहती हैं। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? और कहना तो दूर, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? रणधीर जी ने एक नज़र बबीता के हाथ को देखा, जिन्होंने अब भी उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और आप अपने हाथ से उनका हाथ उठाते हुए वो भी अपनी माँ का साथ देते हुए बोले, अगर तुम उन बच्चों की
माँ हो तो वो भी उनकी कुछ लगती हैं बबीता। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है उन्होंने, ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें, इसलिए तुम उन पर भरोसा तो रखो। माँ कभी गलत फैसला नहीं लेंगी और संस्कार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें ज़रूर वसुंधरा में कुछ ऐसा खास नज़र आया होगा, तभी वो ऐसी बात कह रही हैं। बबीता जी को उम्मीद नहीं थी कि रणधीर जी संस्कार के मामले में भी अपनी माँ का ही पक्ष लेंगे, इसलिए वो गुस्से से उन्हें घूरने लगी और फिर गुस्से से फटते हुए बोली, मेरे बेटे के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसे ये ज़िंदगी मैंने दी है, इसलिए उस पर अधिकार भी मेरा है। मेरे जीते जी उसकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला कोई और नहीं लेगा, ना आप और ना ही आपकी माँ। कहकर वह उन्हें गुस्से से घूरने लगी तो रणधीर जी भी अपना फैसला सुनाते हुए बोले, संस्कार की ज़िंदगी का फैसला हो चुका है बबीता, जिसे मेरी माँ ले चुकी हैं, और मेरी माँ कभी गलत फैसला नहीं लेती हैं। अगर तुम्हें हमारा फैसला मंजूर है तो भी ठीक है, और नहीं मंजूर है तो भी ठीक है। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका पिता हूँ, और मुझे इस प्रस्ताव से कोई भी खराबी नहीं लग रही है। बबीता जी चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें कोई खराबी क्यों लगेगी, क्योंकि यह प्रस्ताव तुम्हारे माँ बाप ने जो दिया है, और तुम्हारे माँ बाप को तो कभी गलत फैसला लेंगे ही नहीं। रणधीर, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें तो यह भी गलत नहीं लग रहा होगा, है ना? बबीता जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोए जा रही थी और साथ ही साथ अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने रख रही थी, लेकिन अपने माँ बाप के लिए अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रणधीर जी ने भी अपने आप पर से आपा खो दिया, और वह खड़े होकर बबीता जी के जोर का थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, खबरदार बबीता, जो मेरे माँ बाप के बारे में अशब्द कहने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बच्चों की माँ, मेरी पत्नी और सबसे पहले एक औरत हो। ना जाने क्यों तुम खुद को इस दुनिया की सबसे समझदार औरत समझती हो, जबकि तुमसे बड़ी बेवकूफ़ औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। थप्पड़ लगने की वजह से बबीता जी का मुंह एक और हो गया था और उन्होंने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रणधीर जी उन पर हाथ भी उठा सकते हैं। बबीता जी ने अपनी आंसू भरी नज़रों से रणधीर जी को देखा और कुछ कहने को हुई, तभी रणधीर जी दोबारा से कहते हैं, खबरदार, जो अब एक और शब्द मुंह से निकाला तो अगर तुमने अभी कुछ कहा ना तो तुम्हारे बेटे की शादी हो या ना हो, लेकिन हमारा तुम्हारा तलाक ज़रूर हो जाएगा बबीता। फिर उसके बाद तुम सारी दुनिया से लड़ती रहना। रणधीर जी की बात सुनकर बबीता जी के साथ साथ वहाँ हॉल में मौजूद सब लोग सन्न रह गए। उन्होंने रणधीर जी से उम्मीद नहीं की थी कि रणधीर जी इस तरह की कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात भी कह सकते हैं। वह तो हमेशा से ही बहुत ही शांत और सुलझे स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें हर मसला बहुत ही शांत रहकर सुलझाना अधिक पसंद था। वह बहुत बड़ी बात हो जाने पर भी गुस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर वह आज गुस्सा हुए थे तो शायद बबीता जी की गलती भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर गलती बबीता जी की थी तो भी रणधीर जी को उनकी गलती पर एक और गलती करने का अधिकार नहीं था। सरदार जी और रामजी लाल जी को रणधीर जी का बबीता जी पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह हाथ उन्होंने बबीता जी पर नहीं बल्कि उनकी खुद की परवरिश पर उठाया था। शारदा जी ने अपने तीनों बेटों में से कभी किसी को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं थे। उन्होंने तो हमेशा ही अपने बच्चों को औरतों का सम्मान करना सिखाया था, फिर चाहे वह अपनी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो या फिर कोई और औरत। शारदा जी रणधीर जी को डांटते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बबीता बहू पर हाथ उठाने की रणधीर? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? रणधीर जी अपनी नज़र झुकाते हुए बोले, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन गलती बबीता की थी। शारदा जी मानते हैं गलती बबीता की थी, लेकिन वह मेरी गुनहगार थी, ना कि तुम्हारी।
हम दोनों के बीच का रिश्ता सास बहू का रिश्ता है और सास बहू को तो अक्सर एक दूसरे की बातें समझ नहीं आती हैं और उसकी गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो रही हो, लेकिन फिर भी औरत पर हाथ उठाना कहाँ की इंसाफी है। रणधीर जी शर्मिंदा होते हुए बोले, मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन उसे आज सज़ा मिलना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इंसान को वक्त पर उसकी गलती के लिए सज़ा ना मिले तो वह गलतियाँ अक्सर गुनाह बन जाया करते हैं। इस बार रामजी लाल जी बोले, गलतियों पर सज़ा देना कई बार ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वह सज़ा एक दायरे में रहकर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। और फिर मेरी और तुम्हारी माँ की परवरिश ऐसे नहीं है कि मर्द औरतों पर हाथ उठाए। आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है रणधीर, इसलिए माफ़ी मांगो बबीता से। रणधीर जी बबीता जी की तरफ देखते हैं और तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, देख लो बबीता, यह होता है फ़र्क इंसान का। अभी तुम जिन माँ बाप के बारे में अशब्द कह रही थी, वही मुझे तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। यह होते हैं माँ बाप और उनके संस्कार जो उनके बच्चों को गलत करने पर रोकते हैं, टोकते हैं। तुम्हारी तरह नहीं होते हैं जो पहले तो अपने बड़ों से बदतमीजी करते हैं और फिर अपने माँ बाप से मिले हुए संस्कारों की दुहाई देते हैं। मुझे तुम पर हाथ उठाने पर या फिर जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उसके लिए जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए उनके कहने पर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुमसे उम्मीद करता हूँ कि आगे से कुछ भी ऐसा ना करना कि मैं फिर से या सब करने पर मजबूर हो जाऊँ। कहकर रणधीर जी उस कमरे से बाहर जाने लगे। बबीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रणधीर जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। उन्हें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ संस्कार और वसुंधरा नजर आ रहे थे और किसी भी तरह से बस की शादी के फैसले को बदलना चाहती थी। बबीता जी समझ चुकी थी कि अब गुस्से से कोई भी बात नहीं बनने वाली है। अगर उन्हें अपनी बात मनवानी है तो सब लोगों को बेहद प्यार से अपनी बात समझा नहीं पड़ेगी। तो वह अपनी आवाज़ में थोड़ी सी नरमाई लेते हुए बोली, माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन आप ठंडे दिमाग से मेरी कही हुई बात के बारे में सोच कर देखिए। मेरा इस तरह से प्रतिकार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन लोगों के लिए मेरी जो नफ़रत है वह किसी से भी छुपी नहीं है। तो ऐसे हालातों में मैं कैसे उस लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार कर लूं? और अगर मैं खुद को बदल भी लूं और उस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर भी लूं, तो क्या यह ज़रूरी है कि संस्कार उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा? यह सुनकर सबकी नज़रें बबीता जी के चेहरे पर आ टिकी और सब लोग उन्हें देखने लगे। तो बबीता जी को थोड़ा सा सुकून मिला और वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, आप सब लोग संस्कार के जीवन का फैसला इस तरीके से कैसे ले सकते हैं? आप लोग क्यों भूल रहे हैं कि बेमेल के रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं और उन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क नहीं है, बहुत फ़र्क है। एक आसमान में चमकता तारा तो एक ज़मीन पर पड़ी हुई धूल। दोनों के रहने सहने में बहुत फ़र्क है, दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, दोनों की परवरिश में फ़र्क है, दोनों के सोचने और जीने के तरीके में बहुत फ़र्क है। और जब उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा फ़र्क है तो वह जीवन भर एक दूसरे के साथ कैसे रह पाएंगे? बबीता जी की बात सुनकर रणधीर जी जाते जाते रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर बबीता जी से कहते हैं, तुम मेरे बेटे की चिंता मत करो बबीता। मेरे बेटे के अंदर अगर तुम्हारी परवरिश है तो मेरा खून भी है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिर उसका पिता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ तो फिर वह क्यों नहीं बिता सकता? लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला उससे पूछे बिना नहीं लूँगा। अगर वो हाँ करता है तो ही ये शादी होगी, क्योंकि मुझे किसी भी और चीज़ें से पहले अपने बेटे की खुशी प्यारी है। मैं नहीं चाहता जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है ऐसे ही मेरे बेटा भी अपनी ज़िंदगी को बेवजह ही गुजार दे। कहकर रणधीर जी एक पल भी वहाँ नहीं रुके और वहाँ से बाहर निकल गए।
वह बात तो संस्कार की कर गए थे, लेकिन उन्होंने आज बबीता जी के मुंह पर सच्चाई का तो तमाचा मारा था, जिसका दर्द वह आज तक भुगत रहे हैं। बबीता जी अपना मुख खोले उन्हें बस जाती देखती रही और उनकी कही हुई बातों के बारे में सोचते रहे। उनके तो होश गुमान में भी नहीं था कि रणधीर जी उनके साथ अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं। ठाकुर हवेली में माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। सब लोग इस वक्त बेहद तनाव में थे और इस सब में कब दोपहर हो गई किसी को पता ही नहीं चला। किसी ने खाना तो दूर आज एक चाय तक नहीं पी थी। घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि किसी का किसी से कुछ बात करने का भी मन नहीं था। रणधीर जी ने सभी बच्चों को फ़ोन किया और घर बुलाया। सारे बच्चे को समझ नहीं आया कि रणधीर जी ने आखिर उन लोगों को इतनी जल्दबाजी में घर क्यों बुलाया है, लेकिन किसी ने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और जल्द से जल्द घर आ गए। घर आने के बाद जब उन बच्चों ने उन दो अजनबी लड़कियों को देखा तो वह हैरान रह गए और फिर राधिका और सुजीत जी ने खुशी खुशी सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन वसुंधरा और सुहानी से करवाया। सुहानी तो बहुत ही ज़्यादा शैतान लड़की थी, वह बोलती भी बहुत थी, इसलिए वह जल्दी सबसे घुल मिल गई। लेकिन वसुंधरा वह तो अपने माता पिता की मौत के बाद बेहद खामोश हो गई थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी। सारे बच्चे लगभग शाम के 4 बजे तक घर आ चुके थे, लेकिन एक संस्कार था कि अभी तक घर नहीं आया था, क्योंकि उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जो रात से पहले ख़त्म होने वाली भी नहीं थी और उसके आए बिना कोई भी बात आगे बढ़ भी नहीं सकती थी। इसलिए राधिका जी ने खाने की तैयारी करवाई और सब बड़ों को बड़े ही मेहनत मशक्क़त के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया। सब बच्चे हॉल में ही बैठे थे। उन्हें या तो महसूस हो रहा था कि घर में कोई बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है इसके बारे में किसी को भी अब तक कुछ भी नहीं पता था। शारदा जी सारे बच्चों को देखकर अपने कमरे से बाहर आई और उनके पास आकर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने वसुंधरा जी को अपने पास बुलाया तो वसुंधरा उनके पास आकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर बैठ गई। दादी माँ उसका सिर सहलाने लगी तो वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए और वह शारदा जी से बोली, दादी माँ, मुझे नहीं पता कि दादी माँ का प्यार कैसे होता है। मैंने सिर्फ अपने जीवन में अपने माता पिता के अलावा किसी का प्यार नहीं देखा, लेकिन सच कहूँ तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शारदा जी भी भावुक होते हुए बोली, मुझे भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है बेटा। तू तो बिल्कुल ही सुमित्रा की परछाई है, बेहद मासूम और प्यारी सी। वसुंधरा ने अपना चेहरा उनकी गोद से निकाला और बोली, दादी माँ, अगर मैं आपसे कुछ बात पूछूं तो क्या आप मुझे सच सच जवाब देंगी? शारदा जी भी प्रेम से बोली, बोल मेरी बच्ची, तू क्या पूछना चाहती है? वसुंधरा, वो आंटी जी होशियारपुर और वहाँ रहने वाले लोगों और हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? राधिका जी और सुजीत जी दोनों वहीं मौजूद थे। वह दोनों भी बच्चों के पास बैठ गए और दादी माँ की बात सुनने लगे। हालांकि वह दोनों तो पहले से ही सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि इस बारे में उन लोगों को भी कुछ भी नहीं मालूम था और उन सब के लिए यह किसी एडवेंचर से कम भी नहीं रहा। दादी माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, ये तब की बात है जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे नाना नानी के परिवार ने तो तुम्हारे माता पिता से रिश्ता उसी वक्त खत्म कर लिया था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के साथ यहाँ से भागकर शादी की थी, लेकिन हमारे परिवार से उसका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही रहा जैसे पहले था। हाँ, कुछ लोगों की तरफ से कुछ फ़र्क तो पड़ा था, लेकिन फिर भी हम लोगों की शर्म में आकर हमारे परिवार के कुछ लोग उस रिश्ते को ऊपरी मन से ही सही पर निभा जरूर रहे थे और बाकी के लोग बेहद अपनेपन से तुम्हारा जन्म हुआ तब सुमित्रा और राजेश बहुत खुश थे। उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा जिसमें हमारे पूरे परिवार को बुलाया था। उस वक्त सुजीत और राधिका होशियारपुर जाना तो चाहते थे, लेकिन राधिका के परिवार में एक शादी थी, लेकिन उन दोनों को अपनी बच्चियों के साथ वहां जाना पड़ा और रजनी को तुम्हारे पैदा होने से 15 दिन पहले ही एक बेटी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे दादाजी और सुधीर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि
रणधीर और बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ तुम्हारे गांव जाएंगे। वसुंधरा हैरानी से बोली, आंटी जी की बेटियां भी हैं, लेकिन यहाँ तो। शारदा जी उदास होते हुए बोली, हाँ उसकी 2 बेटियां थी, पर आज उसकी बेटियां जिंदा नहीं हैं और यही कारण है उसका तुम सबसे इतनी नफरत करने का। दरअसल उसको सबसे पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम संस्कार है, जो अभी तक ऑफिस में है और जिसे अपने परिवार के अलावा अगर किसी से प्यार है तो वो उसका काम है। संस्कार का नाम सुनकर वसुंधरा के दिल ने जैसे एक बीट मिस कर दी हो। तभी समय बोला, वसु जी आप ना भाई के काम और को उनकी गर्लफ्रेंड भी कह सकती हो, क्योंकि लोग इतना टाइम और इम्पॉर्टेंट अभी अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं देते जितना भाई अपने काम को देते हैं। वसुंधरा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन ना जाने क्यों संस्कार का नाम उसे बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस करवा रहा था। लेकिन फिर अपना सिर झटक कर अपना पूरा ध्यान दादी माँ की बातों पर लगा दिया। आखिर क्यों वसुंधरा की माँ से शारदा जी इतनी नफरत करती हैं? क्या है इसकी असली वजह? दोस्तों देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।